हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो बिहार तथ्य सार घटना चक्र से अपडेटेड से इस वीडियो में हम कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास होगा। यह वीडियो बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस और बीटीईटी के अलावा जितने भी बिहार के एग्ज़ाम्स हैं जहां में बिहार स्पेशल हिस्ट्री आता है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस जिला से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको मुंगेर रहेगा तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो वन लाइनर के फॉर्म में होगा, आसानी से आप कंप्लीट कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। दूसरा देखिए, चिरांद जो कि सारण जिला में पड़ता है और चेचर वैशाली जिला से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, नव पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चेचर यानी वैशाली जिला और चिरांद सारण जिले से। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अर्थववेद एवं पंचबीस ब्राह्मण में मिलता है। अर्थववेद और पंचबीस ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे। कौन रहते थे? ब्रात्य। किंतु ऋग्वेद में उल्लेख किया हुआ है कि मगध में सबसे पहले जो है प्राचीन वासी मगध के क्षत्रिय थे। तो पूछ दे कि अर्थववेद और पंचवीस के अनुसार मगध में कौन रहते थे, तो आंसर ब्रात्य होगा। लेकिन अगर पूछे कि ऋग्वेद में क्या उल्लेखित है तो हो जाएगा सबसे पहला प्राचीन वासी जो थे मगध के वह क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट। कनिंघम ने बोध गया में बौद्ध मंदिर को खोजा था। उन्होंने गरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हिनशांग और फहान ने भी किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा बिहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए जिन पर नालंदा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका बड़गांव से 2 अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि राजगीर के समीप नालंदा में है, और यहाँ पर नालंदा उत्कीर्ण किया हुआ 2 अभिलेख मिला है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशु वर्मन द्वारा स्थापित गांव के भी रूप में किया है। तो ये तीनों के अगर पूछ दे कि खोज किसने किया था तो कनिंघम ही होगा। अगला पॉइंट देखिए, कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थान का पता लगाया। चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अररेज, ये भी कई बार पूछा हुआ। ठीक है, लौरिया अररेज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने ही पता लगाया था। उत्तर वैदिक काल में बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन जाता है। ठीक है, तो कनिंघम के द्वारा क्या क्या खोजा गया है प्राचीन काल में बिहार में, वो आपने देख लिया। आगे देखिए, आधुनिक राजगीर और गया के पास के क्षेत्र जो है अर्थववेद में भी वर्णित किए हुए हैं। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर मायारूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में उठेगा। पूछ दे बिहार के मिथिला में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो होगा उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व में सबसे पहला गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दुनिया में सबसे पहला गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर थी, तो यह वैशाली में थी। विदेह माधव की कहानी कहाँ पर मिलती है? सतपथ ब्राह्मण मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर यानी अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। धृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा यानी बिहार में का जो वर्तमान में गंडक नदी है उसका पहले नाम था सदानीरा, उसी के तट पर ठहर गए थे। विदेह मानव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट पर गए, यानी गंडक के तट पर गए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। पूछते प्राचीन बिहार के समय में सदानीरा किस किस क्षेत्र का सीमा था, तो होगा कौशल और विदेह का। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 36 शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपद में बिहार के 3 महाजनपद कौन कौन? मगध, बज्जी और अंग का वर्णन
अंगोत्तर निकाय में किया हुआ है, जो कि अंगोत्तर निकाय क्या है, एक बौद्ध साहित्य है, और भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। ठीक है, किसका किसका, मगध, बज्जी और अंग का वर्णन किया हुआ है। अंग देखिए, अंग का जो आधुनिक क्षेत्र अगर पूछते, अंग महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र बिहार में कौन कौन सा है, तो ये भागलपुर और मुंगेर का एरिया होता है। उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी, और बिंबिसार ने इसको मगध में मिला दिया था। बज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, सभी जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कुछ कमी रही तो हमें कमेंट में बताइए, लेकिन एटलीस्ट आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वज्जी संघ में सबसे प्रबल कौन थे, लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बछाड़ गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, और इसकी राजधानी क्या थी, विदेह की राजधानी क्या थी, मिथिला थी। अब देखिए, ये जो टेबल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला बौद्ध संगति तो यह राजगीर में हुआ था, कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा में। समय था 483 ईस्वी पूर्व, और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप शासक, यानी किसके समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में थे। और अजातशत्रु किस वंश के थे, हर्यक वंश के। और इसकी प्रमुख घटना क्या थी कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति तो यह वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व, यानी प्रथम के 100 साल बाद। इसके अध्यक्ष था सवकार्मी, और समय था काल अशोक का शासनकाल। काल अशोक का वंश क्या था, शिशुनाग वंश। और इस समय क्या हुई, बौद्ध धर्म स्थावर और महासांगिक में विभाजित हो जाता है। तीसरा होता है पाटलिपुत्रा में 247 ईस्वी पूर्व में। इसके अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस, और समय था मौर्य वंश के शासक अशोक का। और इस समय तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा जाता है। चौथा और लास्ट था कुंडलवन कश्मीर में हुआ प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। समय था कनिष्क कुषाण वंश के शासक का। और इसमें बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो जाता है हीनयान और महायान में, तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चौथी संगति पूछता है कि निम्न में से कौन सा जो बौद्ध संगति हुआ बिहार में नहीं हुई थी, तो चौथा कश्मीर में हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था, बाकी तीनों के तीनों बिहार में हुआ था। अब देखिए बौद्ध जैन संगतियों के बारे में, तो जैन का 2 संगति हुआ। प्रथम पाटलिपुत्रा में 310 ईस्वी पूर्व में, अध्यक्ष था अश्वभद्र और शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। इस समय जैन धर्म दिगंबर और श्वेतंबर में विभाजित होता है और 12 अंगों का संपादन किया जाता है। दूसरा होता है बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी पूर्व में, अध्यक्षता करते हैं देवार्धी श्रमण। और इसमें क्या होता है कि धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा। हर एग्जाम में महात्मा बुद्ध और जैन बुद्ध से श्योर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और कुल का क्या था, खानदान उनका क्या था, शाक्य कुल था। मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और पिता का नाम सुशोधन। माता का नाम था महामाया, और शतली माँ जो कि उनकी मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था क्या, यशोधरा। साथ ही बिंबा गोपा भत्कछना भी उनकी पत्नी का उपनाम था, और उनसे एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था राहुल। ठीक है, अब देखिए गृह त्याग की घटना जिसको महाभिष्णिक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के निकट निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके बाद ही वे जो है तथागत और बुद्ध कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बार बार पूछता है, तो वह था बुद्ध, धम्म और संघ। क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आचार्य शब्द तो क्या क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी
संप्रदाय, ये 4 आर्य सत्य हैं। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, ये भी बार बार पूछता है, तो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, संयम समृद्धि और सम्यक समाधि है। नेक्स्ट देखिए, प्रति तय सम उत्पाद बुद्ध के उपदेश का सार है। पूछ बुद्ध के उपदेशों का सार पूछ दे निम्न में से कौन है, तो आंसर क्या होगा, प्रतीत्य समुत्पाद। अब देखिए महावीर के बारे में, ठीक है। तो महावीर का जो जन्म है 593 ईस्वी पूर्व में होती है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में, ठीक है। और इनका कुल था जात्रिक। मृत्यु इनकी होती है 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में, जो कि नालंदा जिले में पड़ती है भी वर्तमान समय में। देखिए महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, और पुत्री का नाम प्रिय दर्शना था। जमाता जमाली था। 30 वर्ष की उम्र में वो जो है गृह त्याग करते हैं। गौतम बुद्ध गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में और महावीर 30 वर्ष की उम्र में। इन्होंने जो है 12 वर्ष की तपस्या की और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्त होती है। और जो है जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैबिल्य के नाम से जाना जाता है। और कैबिल्य का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च ज्ञान होता है। देखिए ज्ञान की प्राप्ति, तो जिरीभी ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए कैबिल प्राप्त होने के बाद केबलिन, जिन यानी विजेता, अरहत यानी योग या निर्ग्रंथ यानी बाध रहित, ये सभी के सभी नाम जो है महावीर को दिए जाते हैं। महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के त्रिरत्न देखिएगा तो है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र। पंचव्रत महावीर का कौन कौन सा है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अरस्ते और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो पहले से 4 था और ब्रह्मचर्य को जो है महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही दिया हुआ जो हमने बताया भी आपको। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। सयादवाद यानी अनेकांतवाद या सप्तवंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में। देखिए तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, बृहद्रथ वंश था। जरासंध इस वंश का संस्थापक था, जिसका विवरण भी महाभारत में मिलता है, ठीक है। तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश पूछे, बृहद्रथ वंश के संस्थापक पूछे तो आप सही कर पाएंगे इसके बाद। अब देखिए अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश जो है वह हर्यक वंश था, ठीक है, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी जो कि प्रसेनजीत की बहन थी उससे विवाह करके काशी को दहेज में प्राप्त किया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चिलना से भी विवाह किया था। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज को मगध में मिला लिया था। उसका अवंती के शासक चंड प्रधोत के साथ युद्ध हुआ। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए अपने वैद्य जीवक को भेजा, ये बार बार पूछता है, ठीक है। बिंबिसार जो है जीवक को भेजता है प्रघोत के इलाज के लिए। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का पहला अनुयायी था, ठीक है। पूछ दे महात्मा बुद्ध का पहला अनुयायी तो क्या होगा, बिंबिसार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही उसकी हत्या करके मगध का शासक बना था। अब देखिए अगला पॉइंट, अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले ली थी, ठीक है। तो बिंबिसार जो है उनको तिलक में दिया गया था काशी को, लेकिन जैसे ही उसकी बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु करता है, प्रसेनजीत जो है मगध से काशी को वापस ले लेता है और कालांतर में युद्ध और संधि दोनों इन दोनों के बीच होती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है और वह पुनः काशी को प्राप्त कर लेता है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। पूछता है कई बार लिच्छवियों पर आक्रमण किसने किया था, तो होगा अजातशत्रु ने किया था।
अब देखिए, आजाद शत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी से पूर्व इसके ही संरक्षण में, यानी किसके, अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ये सभी पॉइंट हमने उस टेबल में डिस्कस किया था पीछे, ठीक है। अब आगे देखिए, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन जो है मगध का शासक बनता है। कब? 460 ईस्वी पूर्व में। उदयन जो है अपनी राजधानी राजगृह गृह से पाटलिपुत्रा, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है, स्थानांतरित किया था। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ठीक है, ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया था। अब देखिए शिशुनाग वंश, ठीक है, जो कि 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का एक राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र काल अशोक, ठीक है, शासक बना था। काल अशोक का नाम काकवर्ण भी था। काल अशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति होती है 383 ईस्वी पूर्व में, जिसमें स्थावीर और महासंघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। और उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह नंदी वर्धन बनता है। अब देखिए नंद वंश, ठीक है। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में उसके सर्वछत्रांक कहा गया, उसे एक छात्र अथवा एकारट भी कहा जाता है, ठीक है। किसको एकराट कहा गया था? तो वह महापद्म नंद को कहा गया था। अब देखिए, उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, कौरव, है, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया। उसके समय में ही मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। ये भी बार बार पूछता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। और उसी के समय यूनानियों ने जो है यूनानी यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में देखिए, तो पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन को प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। अब देखिए, विलियम जोस ने सबसे पहले सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बार बार पूछता है, ब्राह्मी लिपि को अनुदित यानी सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, ठीक है। पूछे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आंसर होगा 326 ईस्वी पूर्व, जो कि मकदूनिया का शासक था। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी जिसका प्राचीन नाम था बित्सता के तट पर आ जाता है। यही उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे बित्सता या हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद था। तो पूछे सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय समकालीन शासक कौन था? तो हो जाएगा धनानंद। ध्यान से देखते चलिएगा एक एक प्रश्न। सिकंदर भारत कितने दिनों तक रहा था? तो 19 महीने तक रहेगा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त जो है मगध का शासक बन जाता है। 305 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ।
युद्ध के बाद संधि से चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल, कांधार, मकरन तथा हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से भी उसका विवाह हो जाता है। अब देखिए, ये बार बार पूछता है प्रश्न। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। प्रश्न कैसे पूछेगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, या मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में कौन भेजा था। तो सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक बुक की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए और वहीं सलेखना उपवास से अपने प्राण त्याग किए थे। तो जैन धर्म में एक विधि है कि स्वेच्छा से लोग अपने प्राण को त्याग करते हैं, उसका प्रोसेस को कहा जाता है सलेखना यानी उपवास। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार के बारे में। ठीक है, तो बिंदुसार जो है 298 से 272 ईस्वी पूर्व तक शासक रहा था। बिंदुसार को ही अमित्रघात, भद्रसेन एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिडाल्डेफस का राजदूत डायोनीसियस जो है मौर्य के दरबार में आता है। बिंदुसार क्या था, तो वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है बार बार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट शासक देखिए मौर्य वंश का, तो यह था अशोक। देखिए, तो सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में राज्य अभिषेक अशोक का होता है। राज्य अभिषेक से पूर्व पहले जो है वह अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईस्वी पूर्व में राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग पर उसने विजय प्राप्त कर लिया। यह कलिंग युद्ध कब हुआ, तो उसका भी आंसर यही होगा 261 ईस्वी पूर्व में। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुतिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक क्या था, शैव था। नेक्स्ट है, राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की थी। 14वें वर्ष धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी कर मुक्त घोषित किया तथा भाग 1 कर को घटा करके 1/8 कर दिया था अशोक ने। अगला देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक के अभिलेख। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसोहरा जो कि पाकिस्तान में पड़ता है के अभिलेख खारोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला से अरमैक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी एवं अरमैक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त किए गए हैं। अशोक का इतिहास भी इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के टोटल जो है 40 अभिलेख प्राप्त किए गए हैं। अशोक के बृहद अभिलेख देखिए कौन कौन से हैं, यानी बड़ा अभिलेख। तो पहला धौली से मिला है। ठीक है, तो धौली उड़ीसा के पूरे जिले में स्थित है। दूसरा शाहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसेहरा, यह भी पाकिस्तान में है, हजारा जिले में स्थित है। कालसी देखिए, तो यह उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। जौगढ़, यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपारा, यह महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। ईरागुडी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। ये सभी के सभी बृहद हैं। ठीक है, गिरनार देखिएगा तो ये गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास स्थित है। नेक्स्ट है अशोक के लघु शिलालेख। तो इसमें देखिए ब्रह्मगिरी में मिला है, तो यह मैसूर के चित्रदुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, अहरौरा, सारोमारो और नेहरू त्रु। ठीक है, ये सभी के सभी लघु शिलालेख हैं। रूपनाथ हो गया, गुर्जरा, भाबरू, ये भी कई बार पूछा है। भाबरू स्तंभ कहाँ पर है, जयपुर है राजस्थान में। मस्की देखिए तो यह रायचूर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी के सभी लघु शिलालेख थे। अगला पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे एवं 13वें शिलालेख में उन देशों का नाम लिखवाया जहां इसने दूत भेजे थे। दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी भी बताए गए हैं। अब देखिए अशोक के लघु स्तंभ लेख। तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं
जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उनमें लघु स्तंभ कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख देखिए तो सांची, सारनाथ, रुम्नदेई, कौशाम्बी, फिर निगली सागर और वैशाली। ठीक है, वैशाली में जो मिला है सिंह शीर्ष वाला केवल शेर लेख रहित बिहार में ही मिला है। अब देखिए अशोक के गुहा लेख कौन कौन से, देखिए तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए। इन सभी की भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी तथा मानसोहरा की लिपि जो है ब्राह्मी न होकर खारोष्टी में है। यह लिपि दाएं से बाहर ओर लिखी जाती है। ठीक है, प्राकृत एवं ब्राह्मी में लिपि लिखा हुआ है। ठीक है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है आपका कौन सा लिपि, प्राकृत लिपि, और खारोष्टी बाएं से दाएं की ओर। तक्षशिला से अरमैक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कांधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी एवं अरमैक द्विभाषी यानी दोनों भाषा में लिखा हुआ प्राप्त किया गया है। अब देखिए अशोक के लेख, स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या टोटल कितने हैं, 7 है, जो 6 विभिन्न स्थान में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए। इन स्थान के नाम देखिए तो कौशाम्बी स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख देखिए तो यह इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था, कई बार पूछता है। ठीक है, इलाहाबाद में कौशाम्बी स्तंभ किसने लाया था, अकबर ने लाया था। दिल्ली का टपोरा स्तंभ अभिलेख, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्य युगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उत्कीर्ण किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख, तो यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था और फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली लाया। लौरिया अर्राज और लौरिया नंदगढ़ देखिए तो यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, यह भी चंपारण जिले में स्थित है बिहार के। अब देखिए प्रांतीय शासन उस टाइम कैसा था मौर्य साम्राज्य में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी। ठीक है, पहले 4 थी लेकिन सम्राट अशोक के समय 5 हो गई थी। ये 5 देखिए, प्राची जो कि मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर पथ तक्षशिला राजधानी, दक्षिण पथ का सुवर्णगिरी, अवंतिका, उज्जैनी और कलिंग का राजधानी तोसली था। ठीक है, अब देखिए आगे। प्रांत यानी चक्रों का प्रशासन कुमारमात्य यानी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रांत मंडल एवं मंडल जिलों के में विभक्त थे, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन था, स्थनिक था। गोप 10 गांव का प्रशासक कहा जाता था। नगर प्रशासन देखिए तो मेगा स्थनिज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समिति में विभक्त था। कौन कौन, प्रथम समिति देखिए उद्योग शिल्प का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों की देखरेख करता था, तृतीय जनगणना, चतुर्थ व्यापारिक वाणिज्य की व्यवस्था, पंचमा था जो विक्रय की व्यवस्था करता था, और छठा बिक्री कर का व्यवस्था करता था। ठीक है, अगला देखिए नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसको रक्षित कहा जाता था उस समय। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रीमोनोई जिसको जिलाधिकारी और एंटीनोमोई नगर आयुक्त होता था। अब देखिए सैन्य व्यवस्था मौर्य काल में कैसी थी, तो सैन्य व्यवस्था 6 समिति में विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। कौन कौन, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की भी व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी के साथ 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक था। इनका सैनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया। देखिए अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट, तो मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु जो है 232 ईस्वी पूर्व में लगभग होती है।
अशोक के बाद अगले 5 दशक तक उनके निर्मल उत्तराधिकारी शासन को संचालित करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी देखिए तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी 2 भागों में बंट जाता है। पश्चिमी भाग पर कुणाल का शासन रहता है, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया एवं यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज था। ठीक है, दशरथ का राज जो है पूर्वी भाग पर था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और इस तरह से जो है मौर्य वंश सम्राट समाप्त होता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे तो कौन होगा? बृहद्रथ होगा। नेक्स्ट है शुंग वंश। ठीक है, देखिए मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है शासक बनता है और उसी ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसकी उपाधि सेनानी थी, यानी पुष्यमित्र शुंग का उपाधि क्या था? सेनानी था। उसने यवन आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे और इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। उसके बाद यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानियां पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाटक रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ है। मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की तो पूछेगा तो वो आंसर क्या होगा? कालिदास होगा। और किस पे बनी थी तो होगा अग्निमित्र और मालविका पे। देवभूमि जो है वह शुंग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद देखिए कनवंश। ठीक है, तो देवभूमि नेक्स्ट है देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक कौन होगा तो होगा वसुमित्र। और सुशर्मा जो है वह कण्व वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद का वंश आता है कुषाण वंश। देखिए कनिष्क के पुत्र कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार जो है वह नागार्जुन ने ही किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर किसका अधिकार रहा? लिच्छवियों का रहा। उसके बाद देखिए आता है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का विल्संड स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। तो पूछे गुप्त वंश का संस्थापक तो क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देही से विवाह किया था। अपने राज्य अभिषेक जो कि 319वीं ईस्वी में हुई, उसके आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, तो गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी में हुई थी। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में जो है शामिल थे, यानी किसके राज में? चंद्रगुप्त के राज में। अगला देखिए शासक वो है समुद्रगुप्त। अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर इसे पराक्रमांक, अति अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वाजा जेछेता आदि उपाधियां प्रदान की थी। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न ये, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है तो होगा समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। उत्तर पथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विभाजित किया। दक्षिण पथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। ठीक है, विजित यानी उस पर विजय हासिल किया। दक्षिण पथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उनकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के बाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राज्य कवि हरिसेन ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध यानी क्लियर नहीं है रामगुप्त के बारे में, तो उसको स्किप करेंगे।
नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसे देवराज, देवपुत्र, देवश्री, विक्रमादित्य आदि उपाधियों से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने ध्रुव देवी से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बहलीलकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से ही की गई है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस चंद्रगुप्त के समय में ही जो है चीन के यात्री फाहान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और वह लगभग जो है फाहान भारत में 14 वर्ष तक रहा। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में ही 9 रत्न विराजते थे। इन 9 रत्नों का नाम आपको याद करना है, बार बार पूछता है। कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर्र, बराह मिहिर, वरुरुचि, ये सभी के सभी जो है किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, यानी विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, अगला देखिए कुमारगुप्त प्रथम। तो मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार ये पूछता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके समय में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। किसके समय में? कुमारगुप्त प्रथम के समय में। कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी। अगला शासक है वो है स्कंदगुप्त। देखिए जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मल्लेच्छों यानी हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। उसने यानी स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, उसका पुनर्द्वार किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। पुनरुद्धार का कार्य किसने करवाया था सुदर्शन झील का? तो हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य भी था। उसने चीन में अपना एक राजदूत भेजा था। अब देखिए गुप्त काल का उत्तरार्ध, तो चीनी यात्री सुंग यून ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की। हिनसांग 629 से लेकर के 645 यानी 16 वर्षों तक भारत में रहा। हिनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त यानी बालादित्य ने मिहिरकुल हुन को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, ये सभी के सभी जो है शासन करते हैं। और विष्णुगुप्त जो है वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पे शासन किया था। गुप्त वंश के साथ ही अंत के साथ ही जो है मगध साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला है पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, बिहार उसके राज में ही शामिल था। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, तो ओदंतपुरी विहार और विद्यालय के संस्थापक कौन होगा? तो यह गोपाल होगा। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट देखिए धर्मपाल। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित कर दिया था। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय में ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसको याद रखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। तथा बौद्ध विहार का भी इसने निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंचीचक गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखिए सोमपुरा महाविहार,
जो कि बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में स्थित है। तो इसका निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धर्मपाल के अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि शोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामी भी कहा था। ठीक है, तो धर्मपाल का एक अन्य नाम क्या है? परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी। अगला शासक देवपाल। देखिए, तो देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। इसने जावा, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव भी प्रदान किए थे। नेक्स्ट देखिए, महिपाल प्रथम। तो इसने पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। पाल वंश के संस्थापक तो धर्मपाल था, लेकिन पुनर्स्थापना का श्रेय वह महिपाल को दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भी भेजा था। नेक्स्ट देखिए, रामपाल। तो रामपाल का जो है वह पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय में कैवर्त विद्रोह हुआ था। अब देखिए, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव जो है कर्नाट वंश का शासक बनता है। नरसिंह देव के समय में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहार या फिर विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। अब देखिए, मध्यकालीन इतिहास, बिहार स्पेशल। तो बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश जो है मध्यकालीन इतिहास में ही होता है। बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच बिहार एवं बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था और 1206 ईस्वी में जो है वह मृत्यु हो जाता है। किसका? बख्तियार खिलजी का। 1225 में इल्तुतमिश बिहार पर आक्रमण करता है। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। ये भी पूछता है। ठीक है, मलिक जानी को सूबेदार किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अगला पॉइंट देखिए, बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व जो है 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम होता है। बिहार के तिरहुत के क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया था। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत के व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों बीच कंपटीशन शुरू हो जाती है। 1495-96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, बिहार को राज्यपाल दरिया खान नुहानी किसने नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। अगला पॉइंट देखिए, 1526 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर देता है। तो यहाँ से आपको याद करना है पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। शेर शाह का जन्म देखिए, तो यह 1472 ईस्वी में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान के अनुसार 1486 में होता है, लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड है 1472। तो ये पूछेगा नहीं जनरली, एक बार याद कर लीजिए बस। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद, पिता का नाम हसन खां, जो कि शासक राम के जागीरदार थे, और शिक्षा उनकी जौनपुर में होती है। बहार खान लोदी ने फरीद खां को शेर खान की उपाधि, ध्यान दीजिएगा, शेर खान की उपाधि फरीद यानी शेर शाह को किसने दिया था? बहार खान लोहानी ने दिया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी दुदू बेगम से शेर खान ने विवाह कर लिया। नेक्स्ट देखिए, 1529 ईस्वी। तो इसमें जो है महमूद लोदी की तरफ से घाघरा के युद्ध में भाग लेता है शेर शाह। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? शेर शाह ने की थी, ठीक है। 1530 ईस्वी में लॉर्ड मल्लिका, जो कि चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से यह विवाह करता है। 1534 में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को इसने पराजित किया। 1539 में चौसा का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, जिसमें हराई को पराजित करके जो है वह शेर शाह का उपाधि धारण करता है। 1540 में
कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हुमायूं को शेरशाह हराता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर्य वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट देखिए 1543 ईस्वी। तो इसमें रायसीन विजय कर वहाँ के शासक पूर्णमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक अभी भी हिस्ट्री में कलंक माना जाता है। 1544 में शेरशाह मेवाड़ पर विजय हासिल करता है और 1545 में कलिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभक्त किया था। आरंभ में 47 सरकारें थी। बंगाल विभाजन के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या जो है 63 हो गई। सरकार का प्रशासन सिकंदर ए सिकरदान तथा मुंसिफ ए मुसीफान के द्वारा चलाया जाता था। अब देखिए, सिकंदर भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की थी और उसने ही चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां शरवानी ने उसकी जीवनी लिखी। इंपॉर्टेंट है, शेरशाह का जीवनी किसने लिखा? अब्बास खां शरवानी ने लिखा था। शेरशाह ने सासाराम यानी बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद यानी शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। 1574 से 75 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया और उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था? अजीमुशान ने। फारुखशियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। उसने 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलवर्दी खां नवाब बना और वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। देखिए, 1756 में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला कौन था? अलवर्दी खां का नाती था। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1757 23 जून को पलासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। और 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब स्टार्ट होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास बिहार स्पेशल। ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा ये। देखिए, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील, ये सभी के सभी जो है बिहार से निर्यात होते थे। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। 1763 में मीर कासिम को हरा करके मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम को एडम्स थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया और इसके बाद गिरिया एवं उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। 22 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट डेट है, 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करते हुए मेजर हेक्टर पुनरो ने पराजित कर दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछता है। सबसे पहले तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। भाग किसने किसने लिया? तो अवध का नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत, ये भी पूछता है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये 12 अगस्त 1765। तो उसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे प्रमुख विद्रोह स्वतंत्रता से जुड़े हुए। तो क्लाइव के काल में, यानी लॉर्ड क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। नील विद्रोह तो यह 1760-61 में हुआ था।
वायबी आंदोलन देखिए, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया और पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। फराजी आंदोलन, तो हाजी शरीयतुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे और इसका केंद्र पटना था। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश राज्य के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए जाने लगे, जिसको लोटा विद्रोह कहा जाता है। तो अगर पूछ दे लोटा विद्रोह क्या था, पता होगा आपको। अगर लोटा विद्रोह कब हुआ था तो ये भी सही कर पाएंगे, 1856 में। अगला पॉइंट देखिए, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज्य होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा। 1770-1800 के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है, तो नोनिया विद्रोह कब हुआ? 1770 से 1800 के बीच चला था। देखिए टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख विद्रोह वर्ष और उसके नेतृत्व करना और क्षेत्र, बार बार पूछता है यहाँ से प्रश्न। देखिए, ढाल विद्रोह 1767 से 77 के बीच हुआ। सिंहभूम में नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ ढाल, रघुनाथ महतो, राजा जगन्नाथ ढाल ही थे। 1769 और 1805 में देखिए चुआर विद्रोह हुआ। रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, मंगल सिंह दुर्जन, ये सभी के सभी इसके नेता थे। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ। चिरंजीत राय, जयनाथ सिंह इसके लीडर थे। 1770-71 में हुआ। पहाड़िया विद्रोह 1772-82 के बीच। संथाल परगना में जगन्नाथ देव, रानी सर्वेश्वरी, ये सभी के सभी जो थे लीडर थे। तमाड़ विद्रोह तमाड़ क्षेत्र में हुआ। भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, ये सभी लीडर थे उसके। नेक्स्ट देखिए, तिलका विद्रोह, ये कई बार पूछा हुआ है। तो तिलका विद्रोह जो है 1784 में हुआ। राजमहल क्षेत्र में तिलका मांझी इसके लीडर थे। हो विद्रोह 1820 में कोल्हन क्षेत्र में पेटो सरदार इसके लीडर। कोल विद्रोह, ये भी बार बार पूछता है। कोल विद्रोह का एरिया था छोटा नागपुर, खास पलामू और सिंहभू का एरिया। मुंडा, बुद्धा भगवत, बीरदराई मानकी, ये सभी लीडर थे। भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ। बीरभूम क्षेत्र में गंगा नारायण लीडर। संथाल विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट, 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह संथाल परगना में सीदो, कान्हू, चंद और भैरव लीडर थे। 1858 में देखिए सरदारी लड़ाई, छोटा नागपुर का एरिया, कोल सरदार लीडर थे इसके। नेक्स्ट देखिए खरवार आंदोलन, जो कि 1874-75 में हुआ संथाल क्षेत्र में, और भगीरथ मानती इसके लीडर थे। सफा होर आंदोलन के लीडर थे लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा। मुंडा विद्रोह देखिए, ये भी बार बार पूछता है। दक्षिण रांची, बिरसा मुंडा लीडर थे इसके। कभी कभी इसको छोटा नागपुर का क्षेत्र भी देता है क्वेश्चन में। ताना भगत आंदोलन देखिए 1914-19 में। जतरा भगत, सिद्धू भगत, ये सभी लीडर थे। हरि बाबा आंदोलन 1931 में हुआ। सिंहभूम का एरिया था और दुक्का हो यानी हरि बाबा जो थे इसके लीडर थे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह को डिटेल में। कोल विद्रोह, तो यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग क्षेत्र का ही अछूता था। अगर पूछ दे बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है कोल विद्रोह से अब प्रभावित है या अछूता था, तो होगा हजारीबाग। कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण बना सिंगरई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना था और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार था। दिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृतियों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर के इसका बिगुल फूका था। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद यह विद्रोह भी दबा दिया गया था। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन 13 का प्रावधान लागू किया गया था, यानी कोल विद्रोह के बाद। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू,
खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरांडो को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महल व ट्रिब्यूटरी महल के एक गैर रेगुलेटेड प्रांतीय क्षेत्र के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया था। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर के प्रतिनिधि को सौंपी गई एवं इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस बिलिंगसन थे। इसको याद रखिएगा, कैप्टन थॉमस बिलिंगसन जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे। वे वही बिलिंगसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में किशुन साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए संथाल विद्रोह। तो इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुरुष एवं न्यायालय का पक्षपात पूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्यों में संथालों से बेगारी करवाना था। इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? दीकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। देखिए 30 जून 1855 को भोगनाडीह में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर के विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सीदो को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक एवं भैरव को सेनापति चुना गया था। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था जिसका उदाहरण सीदो कान्हो की बहनों यानी फूलों और झानों के रूप में मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर के वर्धमान तक हो गया था। भागलपुर से वर्धमान तक जो वेस्ट बंगाल पड़ता है बरहौत विद्रोहियों का जो है मुख्य केंद्र बना हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, दमन एवं कोह में सीदो, कांदो, चांद एवं भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एवं बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजन, दीकुओं एवं सरकारी भावनाओं को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया था। सबसे पहले मेजर बरो, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेजर बरो को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था जिन्होंने पीरपैंती के मैदान में संथालों को पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय जाता है कैप्टन अलेक्जेंडर को एवं इस कार्य को उन्होंने लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड के सहयोग से प्रदान किया। कान्हो संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव भी मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सीदो को पकड़ करके बरहैत में फांसी दी गई थी। इस विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन किए थे। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दमीन एकोह का नाम बदल करके संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोंडा एवं राजमहल 4 जिले आते थे। इसके साथ देखिए 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर करके संथालों के अधिकार पुनः बहाल भी कर दिए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। भागलपुर के गवर्नर उस समय जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून बना जिसका नाम यूल नियम 1856 कहा गया। इसके अंतर्गत यानी यूल नियम के अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई थी। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति, अगर पूछ दे भारत की प्रथम जन क्रांति किसको माना जाता है तो होगा संथाल विद्रोह, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं किंतु उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया था। अगला पॉइंट देखिए, वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को, डेट याद रखिएगा, हर साल 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। अगला विद्रोह देखिए मुंडा विद्रोह। तो बिहार में इस आंदोलन को की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उल गुलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई थी। 1899-1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह विद्रोह सामूहिक भू स्वामित्व
व्यवस्था का जमींदारी भूमि स्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका कारण चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म देखिए इंपॉर्टेंट है, तो यह हुआ था 15 नवंबर 1875 को रांची, जो कि वर्तमान में खूंटी में पड़ता है, जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। ये भी कई बार पूछा हुआ है, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी था। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ था। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना था। फिर बिरसा मुंडा ने वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा एवं इसके अनुयायी क्या कहे गए? बिरसाइयत कहे गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियां एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद यानी भगवान एक है की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया था। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। किसको? सिंगा बोंगा। 1895 में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग के केंद्रीय कार्यालय में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा भी दी गई थी। किंतु 2 वर्ष के बाद जो है 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया एवं मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया था। 22 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्र में भड़क उठा था, यानी आंदोलन जो है काफ़ी फैल गया था। विद्रोहियों ने ईसाई की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, किंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई थी। सरकार ने इस विद्रोह को कड़ाई से दमन किया, यानी काफ़ी विरोध किया, उसको दबाया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी के कुछ दूर सेल रैका पहाड़ी पर विद्रोही एवं अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फार बेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हो जाती है। 3 मार्च 1900 को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दी और बिरसा को चक्रधरपुर से पकड़ लिया जाता है। ठीक है, मात्र 500 के लिए देखिए लोगों ने ऐसा कर दिया। उसके बाद 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में आखिरी सांस ली। तो बिरसा मुंडा की मौत होती है 9 जेल 1900 को। देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? तो मुंडा खुंट कड़ी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियां एवं उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा और तात्कालिक कारण पूछे बिरसा मुंडा का तो वह था होगा 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। विद्रोह का उद्देश्य तो स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिकुओं ने अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना एवं ईसाई धर्म का विरोध करना इसका उद्देश्य था। विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम फल क्या हुआ? तो यह हुआ कि वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया गया था। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूंट कट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित की गई थी। किसके कारण? मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट देखिए, ताना या फिर ताना भगत आंदोलन। देखिए ताना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ताना या फिर खींचना। तो यह भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें ताना भगत या इनके आंदोलन को ताना भगत कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी उराव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 1914 में उसने उरावों
में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी उरावों के देवता की आराधना पर बल दिया था। पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर भी इस आंदोलन में बल दिया गया। वस्तुतः जत्रा भगत के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, नेतृत्व किसने किया? जत्रा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी भी नहीं करेंगे और न ही टैक्स देंगे। उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिसके कारण वर्ष 1916 में उसे जो है जेल में डाल दिया जाता है। प्रायः आदिवासियों द्वारा जत्रा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता है। आगे ताना भगत आंदोलन को देवमानिया भगत, शिवू भगत, बलराम भगत और भीखू भगत के नेतृत्व में चलाया गया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांग रखी थी। ये मांग क्या क्या था? उन्हें स्वशासन दिया जाए, राजपथ समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए और भू राजस्व यानी टैक्स को भी समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने सभी मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तूरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन क्षीण हो गया, यानी धीरे धीरे कम पड़ने लगा। इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जत्रा भगत का जो है पुनः जन्म हुआ, तो फिर से जत्रा भगत जो है इसको आगे बढ़ाता है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ। ताना भक्तों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के चरखा एवं खादी वस्त्र भी अपनाए थे। ठीक है, आगे देखिए। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत भी शामिल हुए। वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये भी भेंट दिए थे। अब देखिए 1857 का सिपाही विद्रोह, महत्वपूर्ण विद्रोह है ये, आज़ादी की दृष्टि से भी और एग्जाम के लिए भी आपका काफ़ी प्रश्न यहाँ से श्योर आते हैं। देखिए 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में ये विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिक विद्रोह कर दिया। आरा यानी जो कि जगदीशपुर भोजपुर जिला है, वहाँ के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज को समाप्त कर दिया। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु, ध्यान दीजिएगा, कुंवर सिंह की मृत्यु जो है अप्रैल 1858 में हुई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के बाद पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हुए थे। नेक्स्ट देखिए चंपारण सत्याग्रह। तो नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 यानी 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पे नील की खेती अनिवार्य थी और इसी को 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। मुरली भरवा गांव के निवासी, नाम याद रखिए गांव का, मुरली भरवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। किसानों की समस्या को लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ 1916 में गांधी जी से मिले और इसके बाद कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचते हैं और वहां से चंपारण पहुंचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिससे गांधी जी ने इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसान से बात किया। पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले और इसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं। 22 अप्रैल को बेतिया और वहाँ के हजारीमल धर्मशाला में रुकते हैं।
गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी और प्रभुदास भी शामिल थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी तथा F.G. सलाई जो अध्यक्ष थे, ये सभी शामिल थे। वर्ष 1918 में चंपारण एग्रीगेनियन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया। उसके बाद देखिए 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया था। अब देखिए खिलाफत आंदोलन, तो यह 1919 बीच में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है बिहार में किया। मदरलैंड नामक अखबार कौन निकालते थे? मजरुल हक निकालते थे। उसके बाद 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। अगला देखिए, वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, जिनका नाम देशबंधु भी था। अब देखिए किसान सभा, तो वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष बने और कृष्णानंद सचिव। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अगला देखिए, बढ़िया ताल या फिर बख्त आंदोलन, ये भी पूछा हुआ है। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार से वापस चल जाती थी, जिसे बकासत कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था 1936 से 38 के बीच। नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1931 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया पहली बार। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का भी आंदोलन चलाया था। देखिए, बिपिन बिहारी वर्मा ने के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जेवी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग कर दिया था। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला देखिए, ऑपरेशन जीरो आवर, तो इसको चला करके सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्र की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर किसने गोली चलाया था? जी आर्चर ने चलाया था, जो कि वहाँ का डीएम था पटना का। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था गिरफ्तार करके? बांकीपुर जेल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, आज़ाद दस्ते का गठन, तो यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन होता है। ठीक है, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण जी बने। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत के संघ के एक राज्य के रूप में शामिल हो गया था। ठीक है, तो ये घटना चक्र बिहार तथ्य सार से बिहार स्पेशल हिस्ट्री कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, लिंक दिया हुआ है, ताकि हर एक वैकेंसी वीडियो से अपडेटेड रहें। यूट्यूब पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।